हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी यूनिट 3। हमारा ये पेपर नंबर 4 है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। इसकी हम पहले की 2 यूनिट्स कर चुके हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 3। यूनिट 3 का नाम है साइकोलॉजी एंड लर्निंग। ठीक है, तो इस पूरी यूनिट को हम पार्ट्स में करेंगे क्योंकि ये यूनिट बहुत बड़ी है, तो पार्ट्स में बेटर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो हमारी 3.1 की सब हेडिंग है एजुकेशनल साइकोलॉजी, रेलेवेंस एंड स्कोप फॉर एजुकेटर। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जो थ्योरीज प्रिंसिपल्स से डील करती है। किसके किसके पर्सपेक्टिव में? एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में। मींस एजुकेशन में जितने भी अप्लाइड प्रिंसिपल्स आते हैं, अप्लाइड थ्योरीज आती हैं, वो सब साइकोलॉजी की ब्रांच से रिलेटेड है। तो हम अपनी एजुकेशन में जितना कुछ भी पढ़ रहे हैं, जितने भी प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, वो सब किस पे बेस्ड है? वो साइकोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, तो यही होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब इसका स्कोप क्या है? स्कोप होता है कि क्या क्या हम इसकी फील्ड में कहाँ कहाँ तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्कोप लर्नर स्कोप है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, लर्निंग प्रोसेसेस होती हैं, लर्निंग सिचुएशंस बनती हैं, टीचर होता है, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ते हैं हम, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं। तो ये सब इसके स्कोप है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आता है स्कोप फॉर एजुकेटर। एक एजुकेटर के लिए क्या क्या स्कोप है? For an educator, it is helpful for planning the curriculum. एजुकेशनल साइकोलॉजी एक एजुकेटर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है कि वो अपने बच्चे का, वो अपनी स्पेशल चाइल्ड का करिकुलम डिज़ाइन कर सके, प्लान कर सके। टू अंडरस्टैंड इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स, तो जो साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये टीचर को हेल्प करता है ताकि वो अपने बच्चे को इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड दे सके। इट टू अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्टी ऑफ स्टूडेंट्स, ये टीचर को हेल्प करता है ताकि वो अपने बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। फॉर एडजस्टमेंट एंड डिसिप्लिनिंग द चिल्ड्रन, ये बच्चे की एडजस्टमेंट के लिए, उसके डिसिप्लिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, ये पॉजिटिव है, प्लस भी पॉजिटिव। ठीक है, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए, स्टडीज़ के लिए। टू प्रोवाइड गाइडेंस इन काउंसलिंग, उसको गाइड करने के लिए, काउंसिल करने के लिए। टू डू इवोल्यूशन एंड टेस्टिंग, उसको इवेल्यूट करने के लिए, उसकी टेस्टिंग करने के लिए। जैसे हम उसका टेस्ट करेंगे हमको पता चल जाएगा कि वो क्या के कहाँ पे है। ठीक है, फिर हम उसके एरर्स को डिटेक्ट करेंगे, उसको सही चीज़ बताएंगे। तो एक तरीके से हम उसका इवेल्यूशन भी वहीं करेंगे। रिसर्च करना। टू नो द लर्नर, उस लर्नर को नो करने के लिए, उसका बिहेवियर के बारे में जानने के लिए, उसके एटीट्यूड के बारे में जानने के लिए, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सब एजुकेशनल साइकोलॉजी में आता है। टू नो द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, और हम इसमें ये भी जानते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या मैकेनिज्म है, मीन्स हाउ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट अफेक्ट्स दैट चाइल्ड। तो ये सब स्कोप है एक एजुकेटर के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी में। तो ये हमारी 3.1 है, तो ये इतनी सी है, इसमें आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, स्कोप क्या होता है ये पता होना चाहिए, और एक एजुकेटर के लिए क्या एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप है। तो ये कुछ 10 पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 3.2। 3.2 में हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे फिलोसोफर्स के नाम हैं जो उन्हें कुछ कुछ थ्योरीज दी हैं हमारे हमको लर्निंग के बारे में। तो इसमें थॉर्नडाइक है, पैवलोव है, पियाजे है, वाइगोस्की है, स्किनर है। तो हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो जो थॉर्नडाइक की हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके सीटेट के पर्सपेक्टिव से भी और इस पेपर के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। थॉर्नडाइक फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी, चाइल्ड साइकोलॉजी बोला जाता है शायद। हाँ, ये भी इन्होंने बहुत काम किया है इस फील्ड में। तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो बच्चों को देख के दी थी कि भाई बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस अपनी थ्योरी को 2 नाम दिए थे। फर्स्ट नाम था इनका ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसमें बच्चा पहले गलती करेगा, नहीं पहले वो करेगा, फिर उसमें कुछ गलती करेगा, फिर उन गलतियों से सीखेगा। दैट इज ट्रायल एंड एरर थ्योरी।
ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने एक और नाम दिया कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म क्यों दिया उन्होंने ये बोला कि जो भी कुछ वो कर रहा है ना, वो किसी ना किसी चीज़ से जुड़ी हुई है, यानी कि उसका करना ना करना, उसको बहुत अच्छे से करना, ठीक है, तो उसका सारा बिहेवियर सब कुछ कनेक्टेड है, उन्होंने ये बोला। फिर उन्होंने कुछ लॉज दिए, लॉज ऑफ लर्निंग। देखो ये लॉ इन्होंने नहीं दिए, इन्होंने सिर्फ इनको कंबाइन किया है, ठीक है। उन्होंने जो लॉ ऑफ इफेक्ट है ना, उसको बहुत अच्छे से समझाया है बाकी लॉज के कंपैरिजन में, लेकिन उन्होंने सब मर्ज कर दिया, तो लास्ट में नाम इन्हीं का हुआ। तो लॉ ऑफ लर्निंग में ये कहते हैं कि फर्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब क्या होता है? देखो, रेडीनेस है कि बच्चा कब सीखता है, ठीक है। रेडीनेस मतलब बच्चा कब सीखता है। तो बच्चा जब सीखता है जब वो फिजिकली अच्छा हो, कॉग्निटिवली अच्छा हो, और सोशली, इमोशनली एंड मोटिवेशनली वो बहुत अच्छा हो, ठीक है। मान लो, अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि वो बच्चा तभी सीखेगा जब फिजिकली वो अच्छा होगा, इसलिए जैसे मान लो एक बच्चा है, ठीक है, वो बीमार है, मतलब वो फिजिकली ठीक नहीं है, तो वो क्या ही सीख पाएगा? आप उसको कुछ सिखा रहे हो, वो नहीं सीख पाएगा। क्या पता अगर उसको कोई पेन है, अगर उसको कोई इलनेस है, ठीक है, तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं, वो बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट, कॉग्निटिवली जैसे आप 5th क्लास, आप 3rd क्लास की चीज़ सिखा रहे हो एक 1st क्लास के बच्चे को, क्या वो सीख पाएगा? क्या उसका कॉग्निटिव लेवल इतना है कि वो 1st क्लास का बच्चा 3rd क्लास की चीज़ सीख पाएगा? नहीं। तो कॉग्निटिवली भी उसको प्रिपेयर रहना है, मीन्स वही चीज़ सिखाओ जो उसके लेवल की है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। तो यहाँ पे भी कॉग्निटिवली उसको प्रिपेयर होना चाहिए। नेक्स्ट, सोशली क्यों कह रहे हैं सोशली रेडीनेस होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि देखो, जैसे एक बच्चा है वो आइसोलेटेड है, वो हमेशा अकेला रहता है, उसका पीयर इंटरेक्शन नहीं है, तो ऐसे बच्चे को आप क्या सिखाओगे? तो सबसे पहले आपको उसको सोशल इंटरेक्शन कराना है, उसके पीयर से इंटरेक्शन कराना है, ताकि वो एक सोसाइटी में रहे, बोले, सबसे बात करे, सबके पर्सपेक्टिव देखे, अपना पर्सपेक्टिव दे। तो ये सब क्या है? तभी तो वो सीखेगा। तो सीखने के लिए फिजिकली अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, कॉग्निटिवली अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, एंड सोशली अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है इमोशनली एंड मोटिवेशनली। अब मान लो एक बच्चा है, ठीक है, उसके घर में प्रॉब्लम्स चल रही है, उसके मदर फादर का मान लो डाइवोर्स हो रहा है, ठीक है, क्या वो अच्छे से पढ़ पाएगा? अब उसके घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, नहीं पढ़ पाएगा, वो अपना कंसंट्रेशन कर ही नहीं पाएगा पढ़ाई पे। तो क्या है, तो उसका इमोशनली एंड मोटिवेशनली भी बिल्कुल गुड होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट होना चाहिए, तभी वो कुछ सीख पाएगा। नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। लॉज ऑफ प्रैक्टिस में क्या है? जैसे लॉज ऑफ प्रैक्टिस में है, तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे जैसे जितनी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उतने अच्छे हो जाएंगे। तो इसमें दो चीज़ें आती है, एक होता है यूज़ और एक होता है डिसयूज़। यूज़ का मतलब क्या है? यूज़ का मतलब जैसे आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ सीख रहे हो, लेट्स टेक, आप टाइपिंग सीख रहे हो, ठीक है, आप उसको बार बार करोगे, आपकी थोड़ी गलतियाँ होंगी, फिर गलतियाँ कम हो जाएंगी, फिर आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। दैट इज़ प्रैक्टिस। आपने बार बार उस काम को किया एंड नाउ यू आर परफेक्ट एट दैट। लेकिन अगर आप उसको छोड़ देते हो, आप उसको नहीं करते हो, जैसे आपने टाइपिंग 2-3 दिन की और फिर आपने छोड़ दिया, तो ये क्या है? आप परफेक्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है, आपको नहीं आता। तो ये चीज़ें क्या है, अगर आप एक चीज़ को करते हो, बार बार करते हो, तो आप उसमें परफेक्ट हो जाते हो, लेकिन आप किसी चीज़ को छोड़ देते हो तो आप उसको नहीं कर पाते हो। तो ये है लॉ ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है? लॉ ऑफ इफेक्ट होता है कि उस सिचुएशन का आप पे कैसा इफेक्ट पड़ा। जैसे एक इफेक्ट होता है पॉजिटिव, एक इफेक्ट होता है नेगेटिव। जैसे आप स्कूल में लेट आए, ठीक, टीचर ने आपको डांटा, तो ये क्या था? पनिशमेंट थी ना, तो इसका आप पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। अब एक दिन आप अपना सारा होमवर्क करके लेके आए, आपने टीचर के क्वेश्चन का आंसर दिया, तो उन्होंने आपके लिए क्लैपिंग कराई, तो ये क्या था? एक रिवॉर्ड था, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसे आपको अफेक्ट करती है। जैसे आप एक होटल में गए, ठीक है, आपने एक डिश मंगाई, आपको डिश बहुत अच्छी लगी, तो ये क्या है? उस डिश ने आप पे कैसा इम्पैक्ट डाला? पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। क्या पता आप वहाँ फिर जाओ, आप फिर वो डिश ऑर्डर करो। तो ये क्या है? उस डिश का आप पे पॉजिटिव इफेक्ट है, उस रेस्टोरेंट का आप पे पॉजिटिव इफेक्ट है, जिसकी वजह से आप वहाँ पे बार बार जाओगे। अब अगर मैं इसी को नेगेटिव लूँ, आपने डिश ऑर्डर की और आपको अच्छी नहीं लगी, आपने खाया तो आपको उल्टी आने का मन हो गया, क्या आप वो दोबारा ऑर्डर करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग बन गई है कि नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप वहाँ वापस जाओगे भी नहीं।
अब वो डिश ऑर्डर भी नहीं करोगे। तो ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम एज अ रिवॉर्ड मानते हैं और नेगेटिव को हम एज अ पनिशमेंट मानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें ये अब इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैंने आपको ऊपर समझा दिया इसमें क्या क्या होता है। The learning theory of Thorndike represent the relation between stimuli and response frame. SR means stimuli and response, work of behavioral psychology। तो जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है लर्निंग की, वो हमको स्टिमुली और रिस्पॉन्स बताती है। मीन्स कुछ हुआ और उसका हमने क्या रिस्पॉन्स दिया, हम या तो हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे या हम नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे, और हमारा रिस्पॉन्स भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे ही उसने हमको एक रिजल्ट दिया कि क्या है स्टिमुली और रिस्पॉन्स के बीच का रिलेशन, क्या एसोसिएशन है उनका। तो उसने 3 लॉ दिए हमको। फर्स्ट हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस है। लॉ ऑफ रेडीनेस मीन्स कि इंडिविजुअल कैसे लर्न करता है। ठीक है, सो समथिंग फॉर हिम इज सो सेटिस्फाइंग, जो उसको सीखने में बहुत अच्छा लगे। ठीक है, वो कैसे सीखेगा, हमने पढ़ा फिजिकली, कॉग्निटिवली, सोशली, इमोशनली उसको बहुत अच्छा रहना चाहिए, तभी उस पर लॉ ऑफ रेडीनेस वर्क करेगा। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज मीन्स अगर हम उस चीज़ को बार बार करेंगे तो वो हमको आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगा। तो बिहेवियर इज मोर स्ट्रांगली इस्टेब्लिश थ्रू फ्रीक्वेंट कनेक्शन इन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। यही बोला है, अगर वो बिहेवियर स्ट्रांग है, क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि हम उसको फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, यानी कि हम उसको बार बार कर रहे हैं। नेक्स्ट लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट भी यही कहता है, इफ समथिंग पॉजिटिव फॉलोज द बिहेवियर, अगर आपने कोई बिहेवियर किया और उसका आप पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, देन द लर्नर विल रिपीट, तो आप रिपीट करोगे। ठीक है, आप बार बार उस चीज़ को करोगे। लेकिन अगर वो चीज़ आप पे कोई नेगेटिव इफेक्ट डालती है, कोई नेगेटिव बिहेवियर आप शो करते हो, तो आप उस चीज़ को दोबारा नहीं करोगे। ठीक है, हमने उस डिश वाले एग्जाम्पल से इसको पढ़ लिया है। तो ये थी हमारी थॉर्नडाइक की थ्योरी। ओके, नेक्स्ट हमारी थ्योरी आती है पैवलॉव। पैवलॉव की लर्निंग थ्योरी क्या कहती है, इसमें ना एक एक्सपेरिमेंट किया उसने। ठीक है, उन्होंने क्या किया, और पता है आपको इस थ्योरी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, सिर्फ इसी थ्योरी के लिए। और ये थ्योरी उनकी 15-20 साल की मेहनत की वजह से है, तो उनको इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उनके एक्सपेरिमेंट में एक वर्ड आता है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो वो ना कुछ कंडीशंस बनाते थे और फिर उस कंडीशंस के क्या क्या इफेक्ट्स है, क्या क्या रिस्पॉन्सेज है, उनको वो लिख लेते थे। ठीक है, तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी कि ये देखो, वो उनके पास एक डॉग था। ठीक है, अब वो जैसे ही डॉग को खाना देते तो वो उसका सैलिवेशन शुरू हो जाता, वो लार टपकाना शुरू कर देता था। ठीक है, तो ये था अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, उन्होंने इसको नाम दिया अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। उसने खाना देखा और उसने लार टपकाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले घंटी बजाई और फिर खाना दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उस डॉग ने घंटी सुनी और उसको खाना भी दिख गया। तो उन्होंने 2-3 दिन तक ये किया कि जैसे वो घंटी बजाता और वो खाना दे देता। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, उन्होंने खाना नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ बेल रिंग की, उन्होंने घंटी बजाई। ठीक है, तो देखो, जब उन्होंने कोई बेल रिंग नहीं की, उन्होंने सिर्फ खाना दिया, दैट इज कंडीशनड रिस्पॉन्स, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। जब उन्होंने बेल भी बजाई और खाना भी दिया तो इसमें न्यूट्रल स्टिमुलस था, यानी कि उसने बेल सुनी और उसने लार टपकाना शुरू किया और खाने को देख के। नेक्स्ट डे उसने सिर्फ बेल सुनी और उसने लार टपकाना शुरू कर दिया। क्यों किया, क्योंकि उसने सोचा कि जैसे ही बेल बजी है उसको खाना भी मिलेगा। ठीक है, यानी कि उसकी जो उसने इन दोनों चीज़ों को सेम मान लिया, जैसे जैसे घंटी बजी उसको खाना मिलेगा, ऐसा सोच लिया। तो ये उसके लिए कंडीशनड स्टिमुलस बन गया। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। नेक्स्ट, हाँ, अब इससे में क्या पता चलता है, देखो जैसे फर्स्ट अनकंडीशनल स्टिमुलस था, उन्होंने खाने को देखा, उसकी जो नोज है उसने सूंघा कि खाने की स्मेल आ रही है, उसकी आंखों ने देखा और उन दोनों ने ब्रेन को बता दिया। तो ब्रेन ने इन रिस्पॉन्स एलिवेशन शुरू कर दिया। ऐसे ही अगले दिन क्या हुआ, जैसे उन्होंने घंटी बजाई, ठीक है, घंटी बजाई और घंटी बजी और उसको खाना मिल गया, तो उसके कानों ने भी बताया और उसकी नोज़ ने भी बताया। तो इन दोनों ने क्या किया, ब्रेन को बता दिया और फिर से एलिवेशन शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक बार देख के एक बार सुन के, तो इन दोनों ने उस ब्रेन को बताया। तो ब्रेन ने ना एक अपने अंदर एक जजमेंट बना लिया कि भाई मतलब अब घंटी की आवाज़ सुनाई देगी तो मुझे खाना मिलेगा। ठीक है, तो अगली बार क्या हुआ कि उसने सिर्फ घंटी बजाई, तो ब्रेन ने सोचा कि भाई इस बार भी उसको खाना मिलेगा, तो उसने सेलिब्रेशन किया।
ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी बॉडी ऐसा रिस्पॉन्स देती है, हमारी बॉडी क्या करती है उसको ना एज अ इमीडिएट ट्रिक्ड मान लेती है कि हाँ कुछ ये चीज़ होने वाली है और इस चीज़ पे हमें ऐसा रिस्पॉन्स करना है। तो ये चीज़ है। लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ, अब हम इसी थ्योरी पे बेस्ड पढ़ेंगे। तो हमारे फर्स्ट वर्ड आता है एक्विजिशन। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ होती है, कोई भी एक, जैसे अभी जो पैवलोव था उसने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें क्या था, एक्विजिशन हुआ था। यानी कि डॉग क्या करता था, जैसे बेल रिंग करती थी उसका सेलिब्रेशन शुरू हो जाता था। तो ये क्या कर लिया था उसने, एक्वायर कर लिया था, मीन्स उसने ये चीज़ लर्न कर ली थी। तो ये क्या है, द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग व्हेन द रिस्पॉन्स इज फर्स्ट एस्टैब्लिश एंड ग्रेजुअली स्ट्रेंथन। ये वो पहला इनिशियल होता है, वो पहला रिस्पॉन्स होता है। जैसे ही उसने घंटी सुनी, उसने सेलिब्रेशन शुरू किया, तो ये क्या था, उसका एक्विजिशन था। यानी कि उसको पता चल गया घंटी बजेगी उसको खाना मिलेगा, तो ये उसने सीख लिया कि हाँ भाई ऐसा होता है। तो फर्स्ट स्टेज था, ये इनिशियल स्टेज पे था। फिर क्या हुआ, इफ द डॉग इज कंडीशन टू द सेलिब्रेट द साउंड ऑफ द बेल, इट मे लेटर सेलिब्रेट टू द हायर पिच ऑफ बेल। अब क्या हुआ, जब उसके साथ यही हो रहा था, जैसे ही घंटी बजती थी उसको खाना मिल जाता था, तो उसने ये सोच लिया था घंटी बजेगी उसको खाना मिलेगा। तो अगर घंटी तेज बजती है, ज़्यादा बार बजती है, तो वो यही सोचता था कि उसको खाना ही मिलेगा। तो उसने क्या कर लिया था, इस फिनोमिना को जनरलाइज कर लिया था। ठीक है, उसने उसने बोला कि दिस फिनोमिना इन विच द स्टिमुली सिमिलर टू द कंडीशन स्टिमुलस स्टार्टिंग जनरेटिंग द सेम रिस्पॉन्स एज जनरेटेड कंडीशनल स्टिमुलस कॉल्ड जनरलाइजेशन। अब जैसे ही वो घंटी बजाता था उसको पता चल जाता था उसको खाना मिलने वाला है। तो क्या हुआ, खाना और वो घंटी, उसने उन दोनों की कंडीशनिंग बना ली। यानी कि इन दोनों को वो एक देखने लग गया। ठीक है, ऐसे जैसे उसको खाना चाहिए, जैसे कोई घंटी बजाएगा वो फिर लार टपकाना शुरू कर देगा। ठीक है, उसको खाना मिले ना मिले लेकिन वो लार टपकाएगा। दैट इज। फिर आता है डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन होता है कि इन विच वन डिफरेंशिएट बिटवीन टू स्टिमुली, फोन बेल और डोर बेल। अब जैसे ही अब उसने देखा कि ये बेल ना बजा के मैं डोर बेल बजाता हूँ, ठीक है, ये वाली बेल ना बजा के मैं फ़ोन की बेल बजा के देखता हूँ, क्या ये चीज़ सेम होती है। यानी कि उसने ना जो कंडीशनिंग है ना उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लेके आया वो। तो उसने ये देखा कि हाँ वो अभी भी यही कर रहा है, उसका सेलिब्रेशन रुक नहीं रहा है। फिर उसने क्या किया, एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन होता है अपने कंडीशनिंग लगाई है उसको डिक्रीज करना। डिक्रीज करना जैसे उसने पहले बेल बजाई, ठीक है, उसने उसको ना थोड़ी देर बाद खाना दिया लेकिन थोड़ी देर बाद खाना दिया। यानी कि उसने क्या किया, अपने जो कंडीशनिंग लगा रहा था उसको ज़्यादा दिन तक नहीं रखा और फिर थोड़ा थोड़ा करके उसने हटा दिया। ठीक है, जैसे व्हेन बेल रिंगिंग एट द प्रेजेंट विदाउट मीट रिपीटेडली एंड द रिस्पॉन्स स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड इवेंचुअली। अब वो बेल तो बजाता लेकिन उसको खाना नहीं देता था, तो डॉग क्या सोचेगा, डॉग ये सोचेगा अरे ये तो बेल बजा रहा है और खाना तो मिल नहीं रहा है, तो सेलिब्रेशन का क्या मतलब। ठीक है, तो थोड़े दिन बाद ये सेलिब्रेशन खुद बंद हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि ये घंटी ऐसी बजती रहती है, खाना नहीं मिलना होता है। फिर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। लास्ट स्टेप है इसका, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसमें क्या होगा, दस द बिहेवियर इज कंसिडर्ड आफ्टर द रेस्ट ऑफ द पीरियड कपल ऑफ द आवर्स डॉग विल वंस अगेन सेलिब्रेट व्हेन द बेल वाज रिंग। अब क्या होगा, जैसे ही हम उसको थोड़े दिन बाद फिर बेल रिंग करेंगे और उसको खाना दे देंगे, फिर उसका वही चीज़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हम थोड़े दिन नहीं कराए, लेकिन अगर हम उसको यही चीज़ थोड़े दिन बाद फिर से कराएंगे ना, तो उसकी स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाएगी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी मीन्स उसको पिछली वाली बातें याद आने लग जाएंगी कि पहले बेल बजती थी और मुझे खाना मिल जाता था। ठीक है, तो ये होता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, इन विच अ कंडीशन रिस्पॉन्स विच हैज़ बीन एक्सटिंग्विश अर्लियर रीएमर्जेस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो ये वही चीज़ है जो पहले हम ख़त्म कर दें और एकदम से हम दोबारा शुरू कर दें, तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाता है। ठीक है, तो पैवलोव ने ये थ्योरी दी थी, इसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये हमारी पैवलोव की थ्योरी थी। इसमें 5 टर्म्स आती है, इसका आपको पता रहना चाहिए। ही परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो उसने वो डॉगी वाला फॉर्मूला यूज़ किया था और उसी को क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम दिया था। तो पैवलोव की थ्योरी ऑफन रेफर्ड टू द पैवलोव कंडीशनिंग एंड द सेंटर अराउंड द कंसेप्ट ऑफ एसोसिएशन लर्निंग। तो इसी वजह से उसने लर्निंग की थ्योरी दी थी। ठीक है, तो हमारी पैवलोव की थ्योरी भी खत्म हो गई। हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी कर ली है और पैवलोव की कर ली है। अब हम करेंगे स्किनर की थ्योरी। ठीक है, स्किनर की थ्योरी में क्या है, थॉर्नडाइक की थ्योरी कर ली है हमने, पैवलोव की थ्योरी कर ली है। ठीक है, अब हमको स्किनर की थ्योरी करनी है।
तो फर्स्ट पार्ट में तो हम इतना ही करेंगे, बाकी हम स्किनर की थ्योरी से हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे।